there is a three-way or three strategic ways to study the chemistry. You have solved lot of MCQs problems. If you think that you will just mug up everything और करके चले जाओगे, नहीं होगा बेटा, तुम जरूर गलती करोगे 45 क्वेश्चन तुम्हें पूरा करना होगा. सो डेफिनेटली तुम्हें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बेटा अगर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी तो 180 आएगा ना. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपमेट. मैं डॉक्टर आरजीडी और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 इन नीट 2025. चलो देखते हैं. अब देखो, केमिस्ट्री में है तीनों पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब ये जो तीनों पार्ट है, जो लेटेस्ट नीट का अपडेटेड सिलेबस है, एनएमसी अपडेटेड सिलेबस 2025 के लिए जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, उस सिलेबस में इन तीनों पार्ट को कुछ बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है. कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, कुछ पार्ट को न्यूली एडेड कर दिया गया है, एंड यू नो दैट व्हाट पार्ट्स हैव बीन एडेड एंड व्हाट पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड. अभी देखो, अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम जैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनऑर्गेनिक को वैसे नहीं करते. फिर से ऑर्गेनिक को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं. सो सब कुछ मिला के देयर इज अ थ्री वे और थ्री स्ट्रेटेजिक वेज टू स्टडी द केमिस्ट्री, क्योंकि आपको नीट में 180 और 180 स्कोर करना है. सो इसके लिए स्ट्रेटेजिक स्टडी होना बहुत ही ज़रूरी है. चलो हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में. फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी द फिजिकल केमिस्ट्री. अब देखो, मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स इक्वेशन ओरिएंटेड होते हैं. हाँ, क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं, एसेसनिज्म भी आते हैं. तो इसको हम कैसे पढ़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक चीज जरूर होना चाहिए कि सिंस व्हेन यू आर गिविंग अ नीट इन 2025, अभी कुछ ही दिन बाकी है, तो आई वुड एक्सपेक्ट दैट तुम लोगों के पास नंबर 1 एक इक्वेशन लिस्ट है, एक इक्वेशन का लिस्ट है जो कि डेफिनेटली होना चाहिए. हर चैप्टर वाइज जो इक्वेशंस होते हैं उस इक्वेशंस को एक कॉपी में तुम लोग जरूर लिखना. और जो लोगों के पास है ऑलरेडी, व्हाट यू विल डू, आप जब एमसीक्यूज करोगे, जब व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अब कहाँ से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमें सबसे पहले जो करना होगा दैट इज बेसिकली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मेन सीईआरटी एक्सरसाइज, and definitely the in-text problems. Definitely you have to make sure that तुम लोगों ने ये सब already किया है. Number 1. Number 2 is that whatever reference MCQs books you have, you definitely finish solving them. जैसे तुम लोग जो प्रेपमेट के स्टूडेंट्स रहते हो, प्रेपमेट के जो मॉड्यूल्स है वो अगर सॉल्व करो दैट इज मोर देन एनफ. वी हैव लेवल 1 मॉड्यूल, वी हैव लेवल 2 मॉड्यूल्स ऑल्सो. अगर तुम कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से हो, डेफिनेटली दैट उस इंस्टीट्यूट में खुद का एक मॉड्यूल्स है, वहाँ पे MCQ क्वेश्चन है. सो मेक श्योर दैट यू हैव सॉल्व लॉट ऑफ MCQ प्रॉब्लम्स. ओके, और ये जो MCQ प्रॉब्लम्स तुम लोग करोगे, मेक श्योर दैट इज टाइम बेस्ड. अब देखो, कुछ MCQs के लिए हमें ज्यादा वक्त लगता है, कुछ MCQs के लिए हमें कम वक्त लगता है. बट ऑन एन एवरेज अगर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पकड़े जिसका लेट्स से कोई एक सिंपल इक्वेशंस होता है या मल्टीपल इक्वेशन को मैंने कंबाइन करके एक और इक्वेशन होता है, यूजिंग दैट यू विल सॉल्व दैट MCQ, अगर ये होता है तो डेफिनेटली तुम्हें मिनिमम 2 मिनट रखना चाहिए उस MCQ के लिए, राइट? सो टाइम बेस्ड मैक्सिमम यू कैन टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट यू कैन इजीली सॉल्व विद इन 2 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेना. ओके, दिस इज वन थिंग. सो इक्वेशन लिस्ट तुम लोग बना के जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, MCQ प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तुम लोग, मेक श्योर 2 थिंग्स. नंबर 1, यू शुड नॉट यूज अ कैलकुलेटर, और इफ यू बिफोर सॉल्विंग द MCQs अगर तुम लोग रिविजन करके भी जाते हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन. एक बार इक्वेशंस को जरूर रिवाइज करके फिर यू टच द MCQs, क्योंकि आई एम टेलिंग यू देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. But if you continue to do this thing, करते क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. सो ड्यूरिंग द MCQs और तुम लोग जब AITS एग्जाम्स दोगे, मॉक टेस्ट जब तुम लोग दोगे, ड्यूरिंग दैट वन तुम लोग को बहुत ही आसानी से यू कैन रिकॉल दैट
for which numerical which equation is required. You can easily recall. So ये प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है. So this is a strategy to overcome the fear of numerical problems in फिजिकल केमिस्ट्री. और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए आई वुड से तुम एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो. एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन यू गो थ्रू. स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कौन कौन जगह पे तुमको ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर द कॉन्सेप्ट. नंबर 1, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो इनऑर्गेनिक में आता है, बट लेट मी टेल यू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, हाइसेनबर्ग का कॉन्सेप्ट है, वहां पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए. सेकेंड है तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में जहां पे सेकेंड लॉ है, स्पॉन्टिनिटी है, वहां पे हमें करना चाहिए. इक्विलिब्रियम में तो बहुत सारे जगह है, लास-एटलियस प्रिंसिपल्स है. ओके, देन हमारे लास्ट में जो सॉल्यूशंस चैप्टर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स है, राउल्ट्स लॉ, वेरिएशन, हेनरीज लॉ, वहां पे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं. फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग इस बार सेल जरूर पढ़ के जाना. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो एग्जांपल्स ऑफ सेल है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज, वो जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्टली काइनेटिक्स में जो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट है, जहां पे हम बोल्ट्जमैन फैक्टर को लेकर बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जो e⁻ kBT और e⁻E/RT है, बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं. तो उस बोल्ट्जमैन फैक्टर को लेकर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना. ओके, सो दिस वाज योर फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट. अभी हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, बट इंफॉर्मेशन ज्यादा है. नाउ पहले मैं बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक को ग्रिप करने के लिए, इफ यू थिंक दैट यू विल जस्ट मग अप एवरीथिंग और करके चले जाओगे, नहीं होगा बेटा. तुम जरूर गलती करोगे, जरूर गलती करोगे. डू वन थिंग, फर्स्ट यू फोकस ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग इसमें. और अगर हम हेवी एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो मैं बताऊंगा फोकस ऑन DNF ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके बारे में ध्यान से पढ़ना तुम लोग. अब ये दोनों चैप्टर ग्रिप करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, देन यू गो टू द पी ब्लॉक. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पूरा आता है, ट्रस्ट मी, पी ब्लॉक नॉर्मली मतलब आसानी से आ जाएगा. और पी ब्लॉक करने के बाद देयर इज एन NMC अपडेटेड सिलेबस, देयर इज एन अपडेटेड पार्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज योर बेटा सॉल्ट एनालिसिस. एक बात हमेशा ध्यान से रखना कि पी ब्लॉक करने के बाद ही सॉल्ट एनालिसिस में जाना, क्योंकि बहुत सारे चीज कॉमन्स है. कुछ टेस्ट सिल्वर के टेस्ट है, कुछ क्लोराइड हैलाइड्स के टेस्ट है, कुछ लेट्स से तुम्हारा बोरैक्स बीट टेस्ट है. सो ऑल आर बेसिकली कनेक्टेड. सो ये जरूर पी ब्लॉक पर के सॉल्ट एनालिसिस में जाना. मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा कि तुम लोग पता है कि तुम लोग के बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है सॉल्ट एनालिसिस में. चैनल में ट्यून रहना वो वीडियो के लिए. तो इनऑर्गेनिक में नथिंग एल्स, ओनली एनसीईआरटी, इसको एकदम पूरा टॉप टू बॉटम एवरीथिंग पढ़ के जाओ. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ईच लाइन से क्वेश्चन आ सकता है. लाइक तुम लोग जो बायोलॉजी में करते हो, बायोलॉजी में तुम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, जैसे इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली तुम लोग वैसे ही लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज ईच लाइन से क्वेश्चन आते हैं. और डेफिनेटली ये तो बोलने की कोई एक्स्ट्रा कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि MCQ सॉल्व डेफिनेटली इज अ कंपल्सरी थिंग. लॉट ऑफ MCQs you have to practice इस सब्जेक्ट को, इस पार्ट को पर्टिकुलर ग्रिप करने के लिए. ओके, और एक चीज तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो कॉम्पाउंड्स पार्ट वो रिमूव कर दिया है. सो तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा फ्यू पार्ट्स है जो पार्ट तुम लोगों को पढ़ना होगा यहाँ पे. ओके, और लास्टली जो पार्ट है जो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये बहुत ही फियर वाला जगह है कि सर ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ेंगे, सर ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत कुछ है. देखो तुम लोग जो 11 में पढ़ते हो ना, क्लास 11 में ऑर्गेनिक का इतना मतलब कंसेप्चुअल एक जगह है, दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसलिए बाकी पार्ट तुम लोग क्या होता है, तुम लोग मगअप करके चले जाते हो, 12 हो जाता है। लेकिन इफ यू रीड द जीओसी वेरी केयरफुली, अगर तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ गया जीओसी ना, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना। अगर इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया तुम लोगों को, देन ट्रस्ट मी ऑल द रिएक्शंस विल बी वेरी इजी। देखो जीओसी को पढ़ने का एक पार्ट है, ओके पहला पार्ट है यू स्टार्ट विथ आईयूपीएसी नेम्स, यू स्टार्ट विथ आईयूपीएसी नेम, और इस आईयूपीएसी नेम के साथ तुम ऑल नेम्स पढ़ो, ऑल नेम्स, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड, एसिडिक एसिड को बोलते हैं इथानोइक एसिड, जो कॉमन नेम है, जो नॉर्मल नेम है, आईयूपीएसी नेम है, वो सब नेम एक साथ पढ़ो, सब नेम एक साथ पढ़ो। जो मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, व्हेन आई टीच आईयूपीएसी मैं सब पढ़ा देता हूँ लोगों के, क्योंकि व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें कंपाउंड्स का आइडिया और कंपाउंड पहचानने का आदत होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट नो दैट व्हाट कंपाउंड इट इस कंपाउंड का नाम क्या है, हाउ यू विल यू डू द रिएक्शंस, हाउ विल यू डू द रिएक्शंस, राइट। सो सब करना। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जगह है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आइसोमरिज्म, और बेटा जब तुम आइसोमरिज्म पढ़ोगे ना, तब ये आइसोमरिज्म पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना, कोई भी पार्ट मत रखना, जियोमेट्रिकल हो, स्टीरियो हो, या सिस ट्रांस वाला हो, या स्ट्रक्चरल हो, कोई भी हो, आरएस नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है, कोई भी चीज मतलब यहाँ पे मत छोड़ना, कोई भी चीज यहाँ पे मत छोड़ना, क्योंकि एवरी पार्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। और जब आइसोमरिज्म पढ़ोगे ना, एक बार में पढ़ना, एक बार में पढ़ना, और डेफिनेटली एमसीक्यूज तो जरूर सॉल्व करो, एमसीक्यूज तो जरूर सॉल्व करो। नंबर 3 मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म 1 और बेटा मैं बोलूंगा मैकेनिज्म 2, मैकेनिज्म 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि मैकेनिज्म 1 में क्या है, मैकेनिज्म 1 में है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसके साथ बेटा जरूर पढ़ना एसिड एंड बेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिड्स एंड बेसिस पढ़ना, क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस तुम एक बार में पढ़ो, क्योंकि बार बार जब तुम फंक्शनल ग्रुप में जाओगे ना, इन दैट पार्ट व्हेन यू विल स्टडी द एसिड्स एंड बेसिस, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, करेक्ट, जब तुम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेटर टू लर्न दोज विद द आई इफेक्ट्स, आर इफेक्ट्स एंड एच इफेक्ट्स, ओके। और लास्टली जो मैकेनिज्म 2 है, इसमें तुम लोग पढ़ना SN1, उसके साथ जरूर पढ़ना E1, SN2 उसके साथ जरूर पढ़ना E2। ये रिएक्शंस को कंबाइन लेकर पढ़ना, क्योंकि जो जो SN2 देते हैं थोड़ा सा हम उसको चेंज करके हम लोग E2 में चले जाते हैं, और जो जो SN1 देता है उन लोगों को थोड़ा सा चेंज करके हम E1 में चले जाते हैं। सो ये दोनों कनेक्टेड है, और इसके साथ तुम जरूर पढ़ना इसका एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स से बहुत ही क्वेश्चंस आता है, जैसे मिल विलियमसन सिंथेसिस, एसिड कैटलाइज्ड ईथर, क्लीवेज ऑफ द ईथर, देन वो तुम्हारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब मैकेनिज्म 2 में है। और इसके साथ तुम जरूर पढ़ना एडिशन रिएक्शन। नाउ ये पढ़ने के टाइम पे what you will realize, you have already covered the main reactions of all the functional groups। तुम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हाइड्रोकार्बन का तो बहुत पार्ट ही यहाँ पे हो जाता है। आफ्टर दैट once this is done, I am assuming that तुमने पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट किया है, अगर नहीं किया है तो ईच फंक्शनल ग्रुप्स को ध्यान से पढ़ो। अगर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली होना तो चाहिए, अभी अब कुछ दिनों बाद ही तो नीट बचा है, पूरा सिलेबस अगर तुमने कंप्लीट कर दिया है, सो मैं एक चीज बोलूंगा, ऑलवेज स्टार्ट विथ रिएक्शन मैप्स, ऑलवेज स्टार्ट विथ रिएक्शन मैप्स। रिएक्शन मैप्स कैसे बनाते हैं, इसलिए सोचो यहाँ पे है मेरा बेंजाल्डिहाइड, यहाँ पे है मेरा बेंजाल्डिहाइड। अब तुम बताओ ये बेंजाल्डिहाइड, हम बेंजाल्डिहाइड से हम क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं, राइट, प्रॉपर रिएजेंट को देकर। और ये बेंजाल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉपर रिएजेंट देकर। कौन कौन से बेंजाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड से क्या काम प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द माइंड मैप, इट्स वेरी 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 रिएक्शन मैप्स, और इट इज कॉल्ड द माइंड मैप्स। अब देखो बहुत सारे माइंड मैप्स इंटरनेट में अवेलेबल है, सभी जगह रिसोर्सेज बहुत ही अवेलेबल है, लेकिन
वन सजेशन इज दैट एनसीईआरटी पढ़ते वक्त या तुम्हारे पास जो क्लास नोट्स है, तुम जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उनका क्लास नोट्स है और बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, एक दो रेफरेंस बुक यू शुड कंसीडर। तो मॉड्यूल है, वहां पे जितना भी रिएक्शंस है, मेक योर ओन माइंड मैप। ट्रस्ट मी, जब तुम माइंड मैप बनाओगे ना, ये जो रिएक्शंस है तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे, इसका जब रिएक्शंस के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो ये माइंड मैप एक बार रिवीजन करके जाना। दैट्स द सेम स्ट्रेटेजी यू यूज्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो ये जरूर करना, ओके। और डेफिनेटली practice lot of MCQs. There is no excuse in that saying that you should not practice MCQ. ये mind map पढ़ के ही हो जाएगा, नहीं बेटा नहीं होगा। MCQs practice करोगे। अब देखो MCQs थोड़ा ना PYQ practice करो, there is no harm in doing that, but you also solve other MCQs than PYQ। जरूर PYQ तो मैं बोलूंगा लास्ट 5 years ही करो, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट 5 years ही करो। लेकिन बाकी जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज करो, क्योंकि यू डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेसिंग इन द एग्जाम। और लास्टली देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत रेयरली रिपीट होता है, राइट। अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो, अगर एक कोई स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन आ जाए, कोई एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, या कोई एक लेवल 2 वाला क्वेश्चन आ जाए, आ भी सकता है, क्योंकि नीट का जो नया पैटर्न आया है ना, ऑप्शनल उठ गया है। सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, तुम्हें 45 क्वेश्चन पूरा ही करना होगा, 45 क्वेश्चन तुम्हें पूरा ही करना होगा। सो डेफिनेटली तुम्हें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बेटा अगर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी तो 180 आएगा ना। तो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तुम्हें, और उसके लिए तुम्हें क्या होना है, सब्जेक्ट का और जो टॉपिक का, उसके ऊपर तुम्हें बहुत सारा ग्रिप आना चाहिए, बहुत ग्रिप आना चाहिए। सो ट्रस्ट मी, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, अदर देन पीवाईक्यूज आल्सो प्रैक्टिस करो। ओके, सो दिस वाज अ लिटिल बिट स्ट्रेटेजी अबाउट तुम लोग कैसे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करोगे इन केमिस्ट्री। तुम लोगों के पास और भी कोई स्ट्रेटेजी या सजेशंस है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा, देखो हमारे लाइफ में जब हम पढ़ाई करते हैं, नीट प्रिपरेशंस करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री को लेकर। सो अगर उन प्रॉब्लम्स को, डू यू वांट अ सोल्यूशन फॉर दैट, और तुम्हें चाहिए कि सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड टेल अस दैट हाउ टू सॉल्व दिस इशू, फील फ्री टू राइट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करो, 4th of May तो आ गया है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।